गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं शुद्ध वर्तनी। और शुद्ध वर्तनी को आज पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शुद्ध वर्तनी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको 15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता दिए जाएं तो भी ये आपका चैप्टर हर हालत में मतलब कह सकते हो 99 या 98% तक आप कह सकते हो कि आपका जो प्रश्न है वहाँ से आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शुद्ध वर्तनी को छोटी छोटी 2 क्लासेस में, और इन 2 क्लासेस को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे 2-4 छोटे छोटे कुछ नियम पढ़ेंगे। हालांकि बहुत बेसिक से नियम है जो आपको आने चाहिए, और इसके बाद बहुत ज़्यादा डीप ना जाते हुए फिर हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो भले ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भले ही ना हो, लेकिन हमारे दैनिक यूज़ और हमारा जो IQ लेवल है जिसको हम समझ पाएंगे कि हम वास्तव में हिंदी को कितनी गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, ये हम शब्दों से समझेंगे। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अगर लिखवाए जाएं तो जनरली लोग गलतियां करते हैं, तो उन शब्दों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 तरह से हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो हम एग्ज़ाम को कवर करेंगे, और एग्ज़ाम को कवर करने के साथ साथ हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो शब्द होते हैं उन बहुत सारे शब्दों को हम सीखेंगे। जब सामने आएंगे शब्द तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम ऐसे शब्दों में गलतियां कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे। हालांकि इन दोनों क्लासेस के लास्ट में आपको यहाँ पर एक सुपर 30 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। सुपर 30 का एक पैक रहेगा यहाँ पर। तो सुपर 30 में ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें से आने की संभावना आपके किसी भी एग्जाम में लगभग 100% रहेगी। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सुपर 30 है। हो सकता है बाई चांस एक प्रश्न कोई ऐसा भी हो जो प्रश्न शायद कभी बाहर से बन के आ जाए। वैसे मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर मैं बात करूं उन सुपर 30 की, तो 100% आपको सुपर 30 में से मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां तक कह सकता हूं कि आप पिछले 4-5 सालों के जितने भी पुलिस के एग्जाम या UPSSC के एग्जाम हुए हैं, अगर उन एग्जाम्स को आप उठा लें तो उन्हीं सुपर 30 में से ही आए हुए प्रश्न होंगे। यहां तक कि मैं आपसे और अगर कहूं तो UP PCS के भी आप पिछले 3-4 पेपर उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिलेंगे। क्योंकि शुद्ध वर्तनी में काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा मिलते हैं, हर हालत में मिलते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए शुद्ध वर्तनी को हम अभी पढ़ने वाले हैं, और शुद्ध वर्तनी की पहली क्लास में हम काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे। सेकेंड वाली क्लास में लास्ट में सुपर 30 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाली क्लास आपको इस चैनल पर मिल रही है, और इस चैनल पे फर्स्ट क्लास मिलेगी, सेकंड क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो जितने लोग भी सेकंड क्लास को लेना चाहते हैं वो लोग दिए गए नंबर पर, जो नंबर देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ से स्टोर सेक्शन में जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको कोर्स खरीदने में या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉलिंग किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखिए टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, और ये टॉपिक जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी ऐसे एग्जाम के दृष्टि से जिसमें हिंदी के चाहे 20 क्वेश्चंस आ रहे हो चाहे 80 क्वेश्चंस आ रहे हो। यहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलना है कम से कम एक, और जहाँ पर 70, 80 या 40 प्रश्न आते हैं तो ऐसे जो आपके एग्जाम रहते हैं, ऐसे एग्जाम में एक प्रश्न से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। ये एक तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर कहीं पर 10 से 12 प्रश्न भी आते हैं तब भी आपको शुद्ध वर्तनी से एक प्रश्न मिल जाता है, हर हालत में मिल जाता है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करने वाले हैं वर्तनी, और वर्तनी में कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं, कुछ नई चीज़ें आपको लगेंगी यहाँ पर। देखिए वर्तनी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए वर्तनी को उर्दू में हिज्जे कहते हैं। क्या कहते हैं? हिज्जे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है हमेशा। कब तक वो कवयित्री पूछता रहेगा, कब तक आपसे ज्योत्सना लिखवाएगा, कब तक आपसे उज्जवल लिखवाएगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। ठीक है, तो जब बदलेगा तो हमेशा ऐसे प्रश्न आएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन दोनों क्लासेस से, चाहे वो जैसा पेपर बना ले, इन दोनों क्लासेस के बाद आपका प्रश्न बच के नहीं जाने वाला। हर हालत में आप अपना प्रश्न सही करके आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से, और देखिए पढ़ लेते हैं। जिस शब्द में उचित जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको लिखना ही वर्तनी कहलाता है। कहने का मतलब है एक उचित ढंग होता है, जो एक परफेक्ट होता है, एक ढंग से लिखा जाता है, जो उसका एक फिक्स होता है कि हमें इस शब्द को ऐसे ही लिखना है, बस यही शुद्ध वर्तनी होती है। और देखिए यहां पर
इसकी शुद्धता और अशुद्धता जो होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। वो चीजें भी हम यहां पर समझेंगे। एक तो उसके उच्चारण पर कि हम क्या बोलते हैं, और उसके अध्ययन और अभ्यास पर। देखिए, बात अगर उच्चारण की करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गलत बोलते रहते हैं। हम लोगों को पता होता है कि ये ठीक है, लेकिन वहां पर वास्तव में जो शुद्ध वर्तनी उसकी है वो कुछ और ही होती है। तो यहां पर हम कुछ और दो तीन चीजों को समझेंगे और उसके बाद हम सीधा उन शब्दों पर पहुंचेंगे जहां पर हमें सीखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, एक बात यहां पर आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट एक दिया है कि कभी भी दो महाप्राण एक साथ नहीं आते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी भी दो महाप्राण, अब ऐसा नहीं है कि दो महाप्राण एक साथ नहीं आते, बल्कि इसका मतलब यह है जहां पर आप कभी आधा अक्षर और पूरा अक्षर लिखते हो, आधा और पूरा अक्षर, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज कीजिए मध्य यहां पर आ गया, या हमने लिखा कट्टा। कुछ लोग इस तरह से देखिए इसको लिखेंगे, ये कट्टा बिल्कुल सही भी लिखा गया है। हमने लिखा यहां पर बच्चा, ठीक है। तो देखिए टा क्या है, अल्प प्राण, और चा क्या है, ये भी अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण आप सभी लोग समझ चुके हैं। जिसको भी नहीं पता है वो हमारी जो स्टार्टिंग की क्लास रही है अल्फाबेट, जो इसका स्टार्टिंग रहा है, मतलब वर्णमाला, सामान्य हिंदी की वर्णमाला, आप उसको ले सकते हैं और वहां से आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी रेगुलर स्टूडेंट होंगे, तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। तो देखिए, जैसे हम आधा और पूरा अक्षर यूज करते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, इन अक्षरों में हमेशा हम अल्प प्राण का प्रयोग करते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि पहला वाला अल्प प्राण होता है तो दूसरा वाला क्या होता है, महाप्राण। दोनों अल्प प्राण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दोनों महाप्राण नहीं हो सकते। ये जब आप चार शब्द आपको दिए हैं, किसी एक शब्द को चार तरीके से लिख दिया और उन चारों में कहीं ना कहीं ये वाली गलती भी करके दे देगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो कभी भी दो अक्षर लगातार, ऐसे दो अक्षर नहीं आते जो कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं। ऐसे अक्षर नहीं आते। जब भी कभी आपको मिले तो उनको आप कोशिश करिएगा देखने की और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, इससे पहले आपने इस बात पर शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आगे हमेशा जब भी आप रीड करें, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके बाद दूसरा है, ये देखिए द्विगुण व्यंजन में जो अड़ा आता है वो दिया हुआ है। तो अड़ा का प्रयोग जो होता है मध्य या अंत में होता है, हमेशा या तो बीच में होगा और या फिर कहां होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। जैसे पढ़ाई हम लिखते हैं, पढ़ाई, तो पढ़ाई में कहां पर आता है अड़ा, बीच में आता है। दोनों ही अड़ा के लिए एक जैसा रहता है, तो ये कहां आएगा, बीच में आएगा। और अगर हम अलीगढ़ लिखते हैं तो अलीगढ़ में ये कहां आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो कभी भी ये जो अड़ा होते हैं, यहां से हम स्टार्टिंग नहीं करते किसी भी शब्द की, तो ऐसा शब्द भी आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है सड़क, तड़पना, लड़ाई, भड़क, तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में अड़ा जो है वो बीच में आ रहा है, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये अंत में हो जाता है, ठीक है, अंत में तो आ सकता है। तो इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट हम यहां पर पढ़ेंगे, डा का प्रयोग जो होता है, ये देखिए यहां पर बोल दिया इन्होंने कि सामान्यता। तो डा का प्रयोग जो होता है सामान्यता प्रारंभ में होता है, जैसे डमरू, डकार, डकैत, डगमग। और ये देखिए सामान्यता बोला है, मतलब 100% ऐसा नहीं है, हर बात का आपको अपवाद तो मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जिसमें बीच में भी आ जाएगा, तो लेकिन जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम अगर आप देखें तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है, ठीक है, सामान्यता ऐसा होता है। इसके बाद देखिए अगली स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट। और आगे तो नहीं बढ़ गया है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। 3 के बाद 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में हम यहां पर क्या समझेंगे, वा का प्रयोग जो होता है संस्कृत में ना के बराबर होता है। ये वाला जो बा है ना, जिसको हम पेट फटा वा कहते हैं, जिसमें जो लाइनिंग बीच में लगी होती है, तो ये वाला जो वा होता है इसका प्रयोग संस्कृत में कम होता है, ना के बराबर होता है। यानी कि तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो इस वाले वा का प्रयोग, यानी कि वा का प्रयोग कम होगा, जबकि उसकी जगह पे किसका प्रयोग होगा, वा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से अगर प्रश्न बनेगा कभी, किसी आप बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे नियमों में से कुछ 2-4 नियम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जबकि हिंदी में ज्यादा किया जाता है, मतलब जो वा है वा का प्रयोग हिंदी में ज्यादा किया जाता है। इसके बाद देखिए अड़ा और ढा, इन दोनों का प्रयोग, ये देखिए ढा है और ढा में
नीचे बिंदु लगाने पर ये क्या बन जाता है, अड़ा बन जाता है। तो इसका प्रयोग आप सभी लोगों को पता है कि ये जो अड़ा है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं हमेशा, ये हम बीच में करते हैं और या फिर स्टार्टिंग में करते हैं, सॉरी लास्ट में करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं करते। जबकि जो डा दिया हुआ है ये वाला ढा, तो इसका प्रयोग हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ढोलक एक शब्द लिखा हुआ है, तो ढोलक यानी कि इसका प्रयोग आप स्टार्टिंग में, ये बात हमने पिछले वाले स्टेप में बता दी थी जहां पर एक अड़ा के साथ दोनों ही चीजें बता दी थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए यार ढूंढ लिखा हुआ है, ढूंढ ढूंढ, तो ये अड़ा हो गया और ये ढा, ठीक है। तो ढूंढ पढ़ना, तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए डा जो ढा है, ढा आपका स्टार्टिंग में आ रहा है जबकि अड़ा आपका लास्ट में आ रहा है। तो अड़ा कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा कहीं भी, जबकि ढा आएगा। देखिए ढलान या ढलान, हाँ ढलान लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए मेढक, तो मेढक यहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, बीच में भी आ सकता है। मतलब ये जो ढा है ये वाला, ये तो कहीं भी आ जाएगा, इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग आप कभी भी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। बस सारा का सारा यहां से यहां तक जो बात लिखी हुई है उसका मतलब केवल यही है कि इसका प्रयोग आप हमेशा कहां करोगे, बीच में और या फिर लास्ट में करोगे, स्टार्टिंग में नहीं करोगे, जबकि इसका प्रयोग स्टार्टिंग में भी हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगला है अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग। देखिए एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है सिरोरेखा। सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या होता है, कई लोग हो सकता है नहीं जानते हो, हालांकि बहुत छोटी सी बात है। सिरोरेखा का मतलब होता है जब हम कोई शब्द लिखते हैं, देखिए हमने कोई भी शब्द लिखा और उस शब्द के ऊपर जो हम लाइन खींच देते हैं ये होती है सिरोरेखा, ठीक है। तो कभी पूछा जा सकता है, अगर ये सवाल बन जाए, लोगों को नहीं पता हो कि एक शब्द का हिस्सा होता है, तो अक्षर, ध्वनि, सिरोरेखा करके अगर दे दिया जाए तो शायद कौन सा नहीं होता है उसमें आप सिरोरेखा को लगा सकते हो। लगेगा पता नहीं ये कहां से आ गई सिरोरेखा, ये तो आपने सुना भी नहीं है। तो देखिए अनुस्वर और चंद्र बिंदु की बात करते हैं। सिरोरेखा से ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वर तथा नीचे लिखे जाने वाली जो मात्राएं होती हैं उन पर हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग सामान्यतः जनरली ऐसा होता है। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार में बोला गया कि ऐसी मात्राएं जो सिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, जैसे ए कहां आ रहा है, सिरोरेखा से ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या होगा, अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी आ जाएगी। ऊपर देखिए ओ की मात्रा कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसमें भी अंकी बिंदी है, ए की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ई, ये भी देखिए ऊपर जा रही है। तो इन सभी में जो मात्राएं सिरोरेखा से ऊपर जाती हैं वहां पर हम बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। इन पर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि है पर चंद्र बिंदु इस तरह से लगा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा यहां पर नहीं होता है। अब यहीं पर उसके अपोजिट अगर हम चलें तो चंद्र बिंदु जो होता है ये कहां पर होता है, जो मात्राएं शुरुआत मतलब नीचे लगती हैं, सिरोरेखा के नीचे लगती हैं, ऊपर नहीं लगती। तो ये जनरली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको आ का डंडा मिलता है, ठीक है। बड़ा आ का जो डंडा रहता है, ये जो मात्रा होती है वही आपको नीचे मिलेगा, बाकी के नहीं मिलते। तो देखिए कहां अगर हम लिखेंगे, आंगन लिखेंगे, अंगना लिखेंगे, तो इनमें सब में देखिए आपकी कोई भी मात्रा ऐसी नहीं है जो सिरोरेखा से ऊपर जा रही हो। गांधी, आंधी, कांख, आंख, इस तरह के जो शब्द होते हैं इन सभी में देखिए सिरोरेखा से नीचे ही है, सभी में आ का डंडा लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर अंकी बिंदी लगाते हो, ठीक है। तो वैसे तो ये शब्द आप समझ सकते हो आसानी से, लेकिन कहीं पर थ्योरी अगर बना दी गई तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अब देखिए रेफ का प्रयोग, ये रेफ क्या होता है, रेफ का मतलब है जो ऊपर वाला रा होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी थ्योरी है, जिनमें से कुछ ही चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें यहां पर रखी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद हम सीधे उन शब्दों को पढ़ेंगे। तो देखिए रेफ का जो प्रयोग है वो रा के रूप में ही होता है, ये आधा रा हम इसको कहते हैं, और ये सिरोरेखा से ऊपर लगता है, ठीक है। सिरोरेखा से ऊपर आता है और जिस वर्ण के बाद रा का प्रयोग झटके से उच्चारण हो, ठीक उस वर्ण के बाद वाला। चलिए उस थ्योरी को छोड़िए, आप यहां से समझिए, क्योंकि ये रा का जो फंडा है वो मुझे बहुत अच्छे से समझाना है आपको। जैसे हमने यहां लिखा गर्म, तो ये गर्म जो लिखा हुआ है इसमें, हालांकि पहले चैप्टर में हमने कुछ इस तरह की चीजें बताई थी, अगर हम इसका प्रसार करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे ना, ये देखिए गा,
और ये आधा रा और ये पूरा मा हो गया। तो देखिए ये जो रा है ये किस पर चढ़ जाएगा, माँ के ऊपर रहेगा, माँ के ऊपर वाली स्रो रेखा के ऊपर रहेगा। तो गर्म आपने इस तरह से लिखा, जबकि आप अगर लिखते ग्रह लिख लीजिए, अगर हमने ये लिखा तो ये देखिए हमेशा कहां पर आता है, नीचे। हो सकता है कि अगली स्लाइड में इस चीज को भी समझाया गया हो, यहां पे समझ लेते हैं। ग्रह एक रा ऊपर वाला होता है, एक रा नीचे वाला होता है। तो इन दोनों रा की अगर हम बात करें तो ये रा जो है, ये आधा रा जो आपको नजर आ रहा है, ये रा कहां पर आता है, इस वाले वर्ण के बाद पढ़ा जाता है, जबकि जिसके ऊपर ये खुद लगा हुआ है उस वाले वर्ण से इसको पहले पढ़ा जाता है। ग र म, आप ऐसे ही पढ़ते हो ना इसको, ग र म। तो रा की आवाज पहले आती है, माँ की आवाज बाद में आती है। जबकि यहां पर देखिए क्या होता है, आपने पहले पढ़ा ग, फिर पढ़ेंगे रा। तो देखिए यहां पर कई लोग इस चीज को समझते होंगे कि इसमें क्या है, आधा रा है लेकिन नीचे लटका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये रा पूरा माना जाता है, यहां पर गा आधा होता है। और इसको ये बिल्कुल फैक्ट भी है, आप समझ सकते हो। जब आप ग्रह पढ़ते हो तो गा की आवाज कम, रा की आवाज ज्यादा आती है। ग्रह, ग्रह, यानी रा आप पूरा पढ़ते हो, गा आप यहां पर आधा पढ़ते हो। ठीक है, तो ग आधा रहेगा, रा के साथ में आ का जो अनुस्वर मतलब स्वर है आ की आवाज आ जाएगी, इसके बाद हा और फिर क्या आएगा, अ। तो देखिए ये इस तरह से ग्रह लिखा। तो मतलब आपको सिर्फ यही बताना था कि अगर ऊपर वाला जो रा है, जो रेफ जिसे हम कहते हैं, वो आधा होता है, मतलब आधा रा होता है, आधे रा की आवाज वहां से आती है। जबकि नीचे वाला जो रा होता है, ये रा पूरा होता है और इसके साथ जिस अक्षर में, जिस वर्ण में ये रा लगा होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी थी। तो देखिए यहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं उन सभी शब्दों से आप समझ सकते हो क्या लिखा है, गर्म, सर्व, धर्म, चर्चा। तो इन सभी शब्दों में देखिए दर्शन, परिवर्तन, कोणार्क, गर्व, इस तरह के बहुत सारे जो शब्द लिखे हुए हैं। और इन सभी शब्दों में आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो अड़ा है, इसके बाद हम रा को पढ़ेंगे, फिर का पढ़ेंगे, गा के बाद पहले रा को पढ़ेंगे, फिर वा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर रा आधा होता है, जबकि नीचे वाला जो रा होता है वो रा पूरा होता है। इसके बाद देखिए हलंत का प्रयोग यहां पर समझ लेते हैं। हालांकि ये बात जो है ये भी सामान्यता, क्योंकि यहां पर इसमें अपवाद होते हैं, तो अपवादों के साथ हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार यहां से सवाल बन जाता है। हलंत का प्रयोग, देखिए हलंत का प्रयोग, जैसे ये हलंत से मतलब है इस तरह से जो हम नीचे यहाँ पर एक छोटा सा लगा देते हैं, ये हलंत कहलाता है। और इस हलंत का मतलब होता है कि जिस वर्ण पर ये हलंत लगा रहता है वो वर्ण आधा होता है, उसमें आ नहीं होता, जैसा कि अभी हमने प्रसार किया था पिछले वाले शब्द का, वहां आपने सीखा। तो ये कह रहा है प्रत्यांत। प्रत्यांत का मतलब हुआ जिसमें इस तरह का प्रत्यय से अंत हुआ हो, जैसे हान, वान या मान किसी भी शब्द के अंत में आ जाए, मतलब इस तरह का प्रत्यय अंत में प्रयोग किया गया हो, उसको हम कहेंगे प्रत्यांत। ठीक है, प्रत्यय अंत। ठीक है, तो ऐसे शब्द में क्या होता है, हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान। ये क्या है, ये इसमें शुद्ध वर्तनी कहिए या आप ये कहिए कि ये ज्यादा स्पष्ट करता है इसकी आवाज को। जैसे हम कहते हैं श्रीमान, तो आपने देखा होगा श्रीमान, ना को हम उस तरह से नहीं बोलते हैं, पूरे ना की आवाज नहीं आती है, आधे ना की आवाज आती है। ठीक है, तो ये सॉलिड और शुद्ध है। ठीक है, ऐसी महान, तो महान ना जो है वो आप कम बोलते हो, हल्की आवाज आती है, लेकिन स्पेशली जहां मान, वान और हान आता है वहां पर। ठीक है, हर जगह नहीं। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमें तो नमन बोलना है, तो आप कभी देखिए आपने बोला विद्वान और नमन, तो आप इन दोनों में डिफरेंस पाएंगे कि आपने जब नमन बोला था तो ना को आपने पूरी तरह से बोला नमन, जबकि विद्वान कहते समय विद्वान, विद्वान जब आपने बोला तो ना की आवाज हल्की रहती है, वहां पर आ स्वर साथ में नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान, वान और हान इस तरह के जो शब्द आते हैं इनमें लास्ट वाला जो अक्षर होता है, जो ना होता है, वो हलंत के साथ यूज होता है। जबकि अगर आप बात करें प्रथम, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, तो इन सभी में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जो गिनतियां होती हैं इनमें प्रयोग नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के शब्द दे दिए जाएं और आप सोचें कि ये तो संस्कृत वाले शब्द हैं, इनमें तो शायद हलंत जरूर लगा होगा और आप ये गलती कर बैठे। तो इसलिए इन शब्दों का ध्यान रखना है, यहां से सवाल बनाया जा सकता है।
यहाँ इसमें क्या है, ये अगर इसका प्रसार करने को दे दिया जाए और आपको लगे बाई चांस कि सही प्रसार इसका कौन सा है, शुद्ध प्रसार कौन सा है, तो आपको लगेगा शायद इसमें माँ, या जो माँ लिखा है पंचम सटम षष्टम सप्तम, इनमें आपको लगे कि माँ इसमें आधा है और आप हलंत के साथ उसको लगा दें, उससे आगे वाला आ ना लगाएं, तो आपसे गलती हो सकती है। अब देखिए इसके बाद अगली जो बात है यहाँ पर, व्यंजनों के संयुक्त रूप में हलंत का प्रयोग करने से ज्यादा स्पष्टता आती है। मतलब है यहाँ पर कि अगर हम व्यंजनों का जो संयुक्त रूप होता है, जहां पर हम किसी दो व्यंजनों को एक साथ जब हम लिखते हैं तो उसमें हलंत लिखने से ज्यादा स्पष्टता आ जाती है, या फिर कह सकते हो ज्यादा क्लियर हो जाता है, उसको अच्छे से हम समझ पाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक शब्द विद्या, तो विद्या लिखने से, विद्या जो लिखा है, हालांकि हम इसको एक दूसरा इस तरह से भी लिखते हैं और ये बिल्कुल ठीक भी है, विद्या, ये दोनों एक ही हैं। ये तो एक फॉन्ट का डिफरेंस है, जिस फॉन्ट से यहाँ पर लिखा गया है वो शायद यहाँ पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी ऑनलाइन एग्जाम आते हैं उनमें विद्या आपको ऐसा ही लिखा मिलता है, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम आएंगे उनमें आपको विद्या इस तरह से लिखा मिलेगा, आपको कभी भी इस तरह का विद्या नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। तो शुद्ध भी अगर लिखा होगा वहां पर तो इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से लिखा मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़े से अलग अलग टाइप के शब्द अजीब से लगते हैं वो, लेकिन ऐसा ही लिखा मिलता है। विद्वान लिखा मिलेगा तो दा आधा हलंत के साथ मिलेगा, वहां पर दोनों जुड़े हुए नहीं मिलते, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इस जब मिलेगा तो सभी के लिए मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, समझ जाएंगे। जबकि इनका प्रचलित रूप, कहने का मतलब है जो यहाँ पर बोला गया है कि इनमें क्या करते हैं हम, हलंत लगाते हैं तो ज्यादा स्पष्टता आती है। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, जो आजकल हम प्रचलित रूप है, कहने का मतलब प्रचलित, जिसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे हम कुत्ता लिखना चाहें तो हम, ये भी तो हो सकता है कि इस तरह से हम लिख दें कुत्ता, ये भी तो कुत्ता लिखा हुआ है। अगर हम उज्ज्वल लिखना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए ये भी तो उज्ज्वल लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा स्पष्टता आती है, पता चल रहा है कि आधा जा है। लेकिन आजकल जो इसका प्रचलित रूप है वो ये है, और आपको यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सवाल आएगा आपके लिए तो यही आएगा। और एक बात यहां पर मैं बता दूं, ये दो सवाल, दो जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो शब्द जो है इनसे मुश्किल से ही बच पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शब्द ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। ये हमारे सुपर 30 के हिस्से हैं दोनों ही। तो जो सुपर 30 लास्ट में शब्द आपको बताए जाएंगे उनमें से ये दो हैं, और इसके बाद समझ लीजिए केवल कितने बचे हुए हैं, 28 और बचे हुए हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए की और की का प्रयोग, ये मैं देखता हूं जहां पर ऑफलाइन जब क्लासेस ली उस समय पे जब कोई शब्द बोला जाता है किसी को लिखते समय, तो जब सवाल बोलते हैं तब भी, या कुछ बोलते हैं, तो लोग जहां पर थोड़ा सा माइंड का यूज नहीं करते वो लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक जो होती है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। की और की, इन दोनों में हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देके लिख रहे हैं, कभी भी डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। की जो है यहाँ पर ये योजक का काम करता है। योजक का मतलब है संयोजक, संयोजक का मतलब है जोड़ना, ठीक है, यानी कि कंजक्शन, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, जिससे हम किसी को जोड़ते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दैट इज ए कंजक्शन, तो आपने पढ़ रखा होगा, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ना। तो जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं, की, ठीक है। मैं आया ही था कि बारिश होने लगी, ठीक है। जैसे ही मैं घर पहुंचा कि पिताजी जा चुके थे, चाहे तो आप वहां पर की का प्रयोग इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद देखिए यहां पर, हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज है। तो कहा गया है कि इसमें माना यानी कि हमने माना और वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसमें दो बातें हैं, ठीक है। माना कि, माना का मतलब क्या है, माना यानी कि हमने खुद माना क्या है कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो हमने माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो इसमें दो वाक्य हो गए, छोटे छोटे दो क्लाउज हुए, फर्स्ट और सेकंड, और उन दोनों क्लाउज को, दोनों उपवाक्यों को हमने किससे जोड़ा है, की से जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन दोनों वाक्यों को की से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी तरह उसने कहा था कि इस साल की गर्मी काफी होगी, ठीक है, इस साल की गर्मी। अब देखिए ये जो की आया इसने तो सिर्फ जोड़ा, लेकिन ये जो की आता है ये पजेशन का काम करता है। पजेशन का मतलब है
अधिकार का काम करता है। जैसे यह कलम किसकी है, तो किसकी है मतलब यहां पर अधिकार शो हो रहा है किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु पर। और यहां पर हम कह रहे हैं इस साल की, कब की, इस साल की, किस समय की गर्मी की बात हो रही है, इस साल की जो गर्मी है, तो ये वाला जो की है वो हम यहां पर प्रयोग करते हैं, जबकि ये वाला की कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और देखिए यहां पर आप देख रहे हैं था, भा, शा और छ और स्रा, इनकी लिखावट में ऊपर से जो मुड़ा हुआ भाग होता है इस पर कभी भी सिरोरेखा नहीं लगाते हैं। जनरली हम गलती तो कर देते हैं, बाई चांस हमने लिखा तथा, और तथा लिखते समय हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन ये कायदे में गलत होता है। था के ऊपर यहां पर आपको थोड़ा सा हटाना चाहिए, सिरोरेखा इस मुड़े हुए भाग के ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है, ठीक है, लेकिन ये गलतियां आपको मिल जाती हैं। हाँ, इसमें धा भी हो जाएगा। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास का सिंबल आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट नहीं, पहले हम अभी पढ़ेंगे। देखिए यहां से हम सीखेंगे, यहां पर कुछ जो शब्द यहां लिखे गए हैं हालांकि बहुत अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं में से कुछ कॉमन रहेंगे जो सुपर 30 में भी जाएंगे। अभी हम इनको पढ़ रहे हैं लगातार, जो भी यहां पर मिले हैं, जो कंटेंट लिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपको लास्ट वाली क्लास में मिलेगा। देखिए यहां पर एक शब्द आया, यहां पर देख मैंने ये नहीं लिखा है स्टार्टिंग में कि इसमें शुद्ध कौन सी साइड के हैं या अशुद्ध कौन सी साइड के, और मैंने पूरी क्लासेस में नहीं लिखा है, लेकिन सभी क्लासेस में शेड्यूल एक सा है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं, इन सभी में देखिए क्या ये शुद्ध लिखे हुए हैं या फिर ये वाले शुद्ध लिखे हुए हैं, ये हमें समझना है। तो देखिए कई शब्द इसमें ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए पहला वाला जो है ये आपका शुद्ध लिखा गया है, जबकि दूसरी वाली जो लाइन है वो आपकी अशुद्ध लिखी हुई है, ठीक है। एक है अनधिकार, एक है अनाधिकार, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए आपको पता होगा कि अन जोड़ने से, कौन सा अन, ये वाला अन, ये वाला अन जोड़ने से किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, अन जोड़ने से। अब देखिए अधिकार में हमें अन जोड़ना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसी गलतियां आप कभी नहीं करेंगे। देखिए अन जोड़ने से, अब आप जब अधिकार में अन जोड़ेंगे तो देखिए ये ना आधा और ये आ, तो ये दोनों मिलकर के पूरा ना बनाएंगे, ना कि डंडा निकल आएगा। डंडा भाई कहां से आ जाएगा, इसमें कोई दीर्घ संधि थोड़ी हो जाएगी। अगर आप बिना हलंत वाला अन जोड़ रहे होते तो हो जाता, लेकिन बिना हलंत वाला नहीं, अन जोड़ा जाता है जिसमें हलंत लगा रहता है, ना आधा होता है, तभी तो इसका सेंस बनेगा अनधिकार, यानी अधिकार का ऑपोजिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं इसमें किसी में भी इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, लेकिन सभी बहुत अच्छे शब्द मिलेंगे आपको। अंतरराष्ट्रीय, देखिए जनरली हम इसको लिखा हुआ पाते हैं, लेकिन शुद्ध ये होता है। आप एक एक शब्द को सुनिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर ये दोनों क्लासेस आपने ले ली तो मुझे उम्मीद है आपकी जो लेखन क्षमता है, कभी भी आपको कोई निबंध लिखना है, कभी आपको कोई पत्र लिखना है, तो आप उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे शब्दों को हमने यहां पर लिया है। इसके बाद देखिए एक है अध्यात्म, एक है आपका अत्यधिक। देखिए अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, अति अधिक, अति और अधिक से मिलकर के बना है। जिन लोगों ने संधि पढ़ रखी होगी उन्हें समझ आ जाएगा, बाकी लोग जो आगे पढ़ेंगे। यूपी पुलिस में ये वाला आया था, चलिए ठीक है, आते रहते हैं, मैंने बता दिया। ये जब आप दोनों क्लास पढ़ लोगे तो दोनों क्लास पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ले रखे हैं, मतलब इतने कम भी नहीं है। मैंने सोचा कि जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप 3 एग्जाम की तैयारी इस समय कर रहे हो, आपको 3 में से कोई ना कोई एक क्रैक हर हालत में करना भी है, और एक क्या, आपको तीनों क्रैक करने हैं, जिससे फिर आपको चूज करना है कौन सी वाली जॉब में जाना है। हर हालत में आपको 3 एग्जाम क्रैक करने हैं इस बार, तो आपको कम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। भाई मैं शॉर्ट पढ़ाने के लिए तो अब तक तो मैंने ये 3 बार क्लास खत्म कर दी होती, आपको इंपॉर्टेंट बता दिए होते, और मुझे भरोसा है आप लोगों को भी होगा कि अगर मैंने यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अगर 10, 12, 15, 20 या 30 शब्द बता दिए तो उनमें से आने की संभावना 99% होती है, मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर 99 नहीं बल्कि 110% तक की तैयारी कर रहे हैं। हर हालत में हमें सही करके आना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि ये काफी बोनस अंक होता है, देखते ही आप लगा सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अंत्येष्टि।
आपको समझना सिर्फ ये है यहां पर अंत्येष्टि और अंत्येष्टि दोनों में कौन सा सही है। देखिए इस क्लास को बहुत ही शांत समय में बहुत ही अच्छे से आपको लेनी पड़ेगी ये क्लास, तभी आपको इन चीज़ों को समझ पाएंगे आप। देखिए अगर आपने क्लास को हल्के में लिया, ऐसे ही आप सुनते गए, हेडफोन लगा लिया, बातें भी चल रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, ध्यान नहीं दिया, आपको एक एक शब्द को ध्यान देना है। जब एग्जाम आए तो मेरी ये क्लास आपको नजर आनी चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न जो आएगा वो गलत नहीं होगा किसी कीमत में। और देखिए कुछ स्पेशल शब्द है यहाँ पर। अंतर्धान, लोगों को लगता है कि शायद अंतर्ध्यान ये वाला सही है, अंतर्ध्यान ये वाला सही लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप में से किसी को भी लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो इस समय। अंतर्धान ये सही होता है बिल्कुल। आप इसे बार बार मैं किसी एक शब्द को इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसे हर हालत में उतार लो अपने दिमाग में कि यही वाला बिल्कुल ठीक है। और देखिए अभीष्ट जो होता है ना, अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, समझना है इसको। अनुग्रहित कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, अनुग्रहित कोई नहीं कह सकता कि अनइंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा शब्द है अनुग्रहित। और इसमें देखिए सिर्फ डिफरेंस जो मिलता है वो यहां से मिलता है, ग्रा और ये ग्रा, ये ऋण वाला जो ग्रा है ये आपको मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। तो पहला वाला हमने शुद्ध रखा हुआ है, ठीक है। ये भी यहां पर आपको क्या मिला, शुद्ध मिला, अनुग्रहित, ठीक है। तो ग्रह से बना हुआ है, जो आपका घर होता है वो वाला ग्रह। ग्रह दोनों होते हैं, दोनों ही ग्रह होते हैं और दोनों के अपने अलग अलग मतलब हैं। एक ये ग्रह आपका घर वाला होता है और ये ग्रह जो होता है ये ग्रह उपग्रह वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रह है आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए अनजान, हो सकता है कोई ऐसी गलती करता हो, अनजान ये बिल्कुल सही लिखा है। अंतरिक्ष मुझे नहीं लगता कोई गलती करता होगा, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट अच्छा शब्द है। अटखेलियां, कुछ ऐसा एक शब्द आ गया यहाँ पर। अब देखिए अवयस्क, कुछ लोग हो सकता है अवयस्क को कुछ इस तरह से लिख देते हो, लेकिन ये वयस्क में आ जोड़ने से बना हुआ है, तो अवयस्क पूरा वाव आएगा इसमें, वा जो है ये पूरा आएगा, ठीक है। मतलब आप ये सोचिए कि अवयस्क बना कैसे, ये बना है वयस्क में आ जोड़ने से। तो वयस्क में जब हम आ जोड़ेंगे तो अवयस्क होगा, ना कि वा आधा थोड़ी रह जाएगा। तो यहां पर पहला वाला बिल्कुल सही है। और अष्टांग योग्य, योग, अष्टांग बिल्कुल ठीक है। अष्टांग योग ये शब्द ठीक है। अष्ट अंग योग, तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अष्ट अंग योग, ठीक है। तो अष्टांग योग ये एक शब्द हो गया यहाँ पर। और देखिए आटा, क्योंकि हम लोग जब जहाँ भी हम रहते हैं, हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं। कई जगह लोग आटा भी कहते होंगे, लेकिन शुद्ध क्या है हमें वो पढ़ना है, क्योंकि हमें भाई इससे नंबर चाहिए, हमें सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है। हो सकता है मैं भी कुछ शब्दों को गलत बोलता हूँ या आप में से कुछ लोग गलत बोलते होंगे, लेकिन हमें, अगर हम ये सोच लें कि हमें ये शुद्ध पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आपका जहाँ रिटन एग्जाम होता है, जब भी आप कोई रिटन एग्जाम देने जा रहे होते हो, तो उस एग्जाम में आपके ये शब्द जो है कि अलग ही इफेक्ट लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से आप इनको लिखोगे, कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल सा एक शब्द है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद को दो तरीके से लिखा जाता है जब गलत पूछा जाता है। एक तो ये पूछ लिया जाता है, और या फिर आशीवाद, ये इस तरह से लिखा जाता है, जिसको अगर हम सही से पढ़ें तो ये आर्शीवाद लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्शीवाद। अभी हमने डिस्कस किया था, आ के बाद हम आधा रा पढ़ेंगे तो आर्शीवाद, तो आर्शीवाद पढ़ेंगे। जबकि जनरली आपने गाड़ियों पर, बाइक पर या ट्रक पर आपने लिखा रहता है, वहां पर आपने देखा होगा, तो वहां पर आर्शीवाद मैक्सिमम होता है। लेकिन ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आजकल थोड़ा सा चेंज आ गया है, शुद्ध भी मिल जाता है, कई जगह शुद्ध मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये लिखा हुआ है आइए, आइए, चाहिए, दीजिए, इन सभी शब्दों में आप ध्यान रखिए बीच में छोटी ई, जैसे चाहिए लिखेंगे ना, तो चाहिए में क्या आ रहा है? बीच में छोटी ई, और लास्ट में हमेशा ए वाला शुद्ध होता है, ना कि आप चाहिए ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे तो ये जो है ये वाला शुद्ध वर्तनी में नहीं आता। चाहिए, कीजिए, दीजिए, ये जो शब्द होते हैं इनमें जिसमें ए रहता है लास्ट में, वही वाला शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो हो सकता है ये भले ही आपको एग्जाम में ना आए, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी जरूर मिल रही होंगी जिनकी जरूरत आपको रहती है, आप गलतियां करते होंगे लिखते समय। देखिए आकंठ, ये कंठ से बना हुआ है, आ जोड़ दिया इसमें, कंठ तक, आकंठ मतलब कंठ तक, ठीक है, तो इसमें आ जोड़ दिया। अगला है आधिकारित, आधिकारित,
यहां पर देखिए ये अधिकार से बना हुआ है, ध्यान रख लेना है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे यहां पर जिनको आप याद रखोगे। आधिकारिक अलग बात है, ये आधिकारित है, चेक कर लेना एक बार। आध्यात्मिक अगला है आध्यात्मिक, तो यहां पर भी देखिए ये आध्यात्मिक ना होकर के आध्यात्मिक शब्द यहां पर ये सही है, ठीक है। अगला आतंकवादी सभी को पता होगा। आंसुओं में हो सकता है कोई मिस्टेक कर दे, वैसे मुझे उम्मीद कम है। और ये आंसू जो शब्द है ये बहुवचन एक वचन में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बनता है, यहां से ये शब्द पूछा जा सकता है। कई बार ये आ चुका है, 2015 लेखपाल में भी आया था और उसके बाद ये शायद पुलिस में या यूपी SSSC में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। तो आंसुओं ये वाला बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर अंकी बिंदी आएगी, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आर्द्रता जो है, आर्द्रता में दोनों रा रहते हैं, एक ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। तो आर्द्रता ये लिखा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको इस समय मैं यहाँ पर कमेंट में आपके लिए वर्क दे देता हूँ कि आपको आर्द्रता का प्रसार करके बताना है, आर्द्रता का प्रसार करके बताना है, कमेंट में आपको लिख के भेजना है। अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में मैं बता दूंगा कि आर्द्रता का प्रसार क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, ठीक है। चलिए आवंटन, वंटन से बना हुआ है आवंटन। अब देखिए यहां पर दो शब्द मैंने लिखे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये शब्द ये पूछे जाएंगे, लेकिन लिख दिए। इत्तफाक और इत्तिफाक, ये दोनों ही शब्द जो है सही माने गए हैं और इनको हम जो अत्तेफाक या कुछ अलग टाइप से लिख देंगे वो इसमें गलत हो जाएगा। भाई गलत तो गलत है ही, शुद्ध क्या है हमें वो पढ़ना है, ठीक है। गलत तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आशीर्वाद को बताया, वो आशीर्वाद या आर्शीवाद कुछ भी लिख सकता है, हमें तो सिर्फ शुद्ध से मतलब है। अशुद्ध बनाने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, थोड़ा सा ऊंच नीच कर दो। अब देखिए इकट्ठा जो शब्द है हम इसको बोलते हैं इकट्ठा, और ये एकदम डिफरेंट टाइप से लिखा जाता है। शब्द यही सही होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कभी भी दो महाप्राण एक साथ नहीं आते। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, इकट्ठा जो होता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि हम पहले कौन सा वाला लिखेंगे और बाद में कौन सा लिखेंगे, इसमें आधा क्या है, ठीक है। तो इसमें आधा क्या है ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैं बिल्कुल शुद्ध इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बोल रहा हूं, इकट्ठा, यानी कि टा ही इसमें आधा आता है लेकिन दिखने में पूरा है। मैंने आपको बताया भी था जो नीचे की साइड में जो अक्षर आधे बनते हैं वो अजीब से लगते हैं दिखने में, जैसे आगे और मिलेंगे। एक शब्द आपको मिलेगा चिन्ह, तो देखिए आगे मिलेगा, यही बता देते हैं। चिन्ह जो होता है ये यहां पर लिखा हुआ है चिन्ह, और ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ये जो चिन्ह है शुद्ध लिखा हुआ है, इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हा आधा और ना पूरा। ये चिन्ह और ये दोनों एक ही बात है, बिल्कुल एक ही मतलब है, लेकिन आपको ऑनलाइन एग्जाम में हमेशा यही मिलेगा, ऑफलाइन में आपको ये वाला मिलेगा, क्योंकि फॉन्ट में प्रॉब्लम आती है इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। कोशिश की गई है यहाँ पर बहुत अच्छे शब्द आपको मिले, और इकट्ठा जो है इसमें टा आधा है, ठा पूरा है, और वो बाद में आएगा, लेकिन लिखने में इस तरह से लिखा जाता है। उपजाऊ में बड़ा हुआ आता है, बस यही एक कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं। उद्घाटन, देखिए उद प्लस घाटन, यहां पर उद्घाटन होता है। ये अभी शुरुआती स्लाइड्स हैं, कुछ बहुत अच्छे शब्दों को आप आगे पढ़ेंगे, बढ़िया शब्दों को रखा गया है। अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए यहां पर इसमें मुझे नजर आ रहे हैं 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं इसमें, और सबसे पहला ही देखिए लिखा हुआ है, जनरली लोग उज्जवल इस तरह से लिखते हैं लेकिन सही ये वाला होता है। अब देखिए ये उद्यत, ये उद्यत लिखा हुआ है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये उद्यत लिखा हुआ है। ये एक ही बात है, मतलब यहां पर क्या है, या के अंदर दा, आधा दा इसमें शामिल है, तो ये उद्यत, दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही सही लिखे गए। अब देखिए कुछ लोग बोलते तो रहते हैं 29, 39, कुछ ऐसा 49 या 49, लेकिन वो वास्तव में शुद्ध क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए 29 जो हम बोलते हैं 49 बोलते हैं, ठीक है, या 49 बोलते हैं, ये 49 देखिए लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध इसमें 29 और 49 होता है। क्या होता है, 29 और 49 होता है, ठीक है। तो ये 29 और 49 आप अच्छे से समझ लीजिए। 49 जो जनरली हम लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं, 49 उसकी शुद्ध वर्तनी होती है। बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे, आप लोगों से भी पूछा जाए बताइए बर्तन कैसे लिखा जाएगा, तो हो सकता है ज्यादातर लोग इसको इस तरह से लिख दें, वर्तन, और ये गलत है, ठीक है। सही क्या है आगे तक बने रहिए, लास्ट में बता दिया जाएगा, परेशान ना हो। अगला देखिए उपलक्ष्य,
ये लक्ष्य से बना हुआ है, उपलक्ष्य। ऊहापोह, देखिए ऊहापोह ये बहुत जल्दी में अभी किसी एग्जाम में आया हुआ था। और ऊहापोह का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस तरह का होता है जो हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कहते हैं मन में ऊहापोह मचा हुआ है, यानी कि शंका सी मची हुई है, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ इस तरह का उतार चढ़ाव जो होता है मन में, उसको हम ऊहापोह कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। ऊष्मा आप सभी लोग जानते हैं। एक अगला जो शब्द आया कालिदास, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि जिसको नहीं पता है, स्पेशली जब किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो 95% लोग इसको गलत करेंगे। कालिदास सही होता है, ना कि कालिदास। बड़ी की मात्रा नहीं आती है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। बहुत ही अलग टाइप का शब्द मिला आपको। जनरली लोग कालिदास लिखेंगे क्योंकि हम उसे कालिदास ही बोलते हैं, लेकिन कालिदास सही होता है जिसमें ला पर छोटी की मात्रा होती है। कोट, कोट समझते हैं आप, कोट का मतलब करोड़ होता है, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए एक शब्द है यहां पर कुबत। कुबत का मतलब क्या होता है, जानते होंगे कुछ लोग। कुबत का मतलब यहां बैठे हुए लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते। कुब्बत का मतलब होता है एक तरह से हिम्मत। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अगर कुब्बत है तो ऐसा करके दिखा। ठीक है, तो ये कुब्बत वही वाला है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बा नहीं वा आता है, कुव्वत। ठीक है, तो वा आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे आपको लगेगा आज कि आप इसे वास्तव में ठीक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देखिए कीजिए, मैंने पहले ही बता दिया, कीजिएगा ये मैंने पहले बता दिया आपको। कठिनाइयाँ, इसमें छोटी की मात्रा आती है, जबकि कठिनाई जब लिखते हैं, केवल जब हम कठिनाई लिखते हैं तो क्या आता है, बड़ी की मात्रा आती है। जबकि कठिनाइयाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जनरली हम क्या लिखते हैं, जैसे हम नदी लिखते हैं और जब इसका बहुवचन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नदियां हो जाता है, जिसमें बड़ी की मात्रा जो है छोटी की मात्रा में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। सभी लोगों को पता होगा, लेकिन गलतियां कर देते हैं, बाई चांस ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए यहां पर इन शब्दों को लिखा गया। इसी तरह से देखिए केंद्रीय ये लिखा जाएगा, ना कि ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब हम बहुवचन करते हैं तो जब लास्ट में छोटी मतलब बड़ी होती है, और जब हम उसका बहुवचन करते हैं तो ये छोटी जो है बड़ी ई से छोटी ही मतलब बन जाता है। ठीक है, जब बहुवचन करेंगे तब। कहने का मतलब है कठिनाई जब हम लिखेंगे तो देखिए ये कठिनाई लिखा हुआ है, जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो बड़ी जो है छोटी में चेंज हो जाती है। जैसे नदी हमने बता दिया, तिथियां हो गया, बहुत सारे शब्द ऐसे बन सकते हैं जहां से आप इनको समझ सकते हो। एक स्लाइड यहां पर और देखते हैं, बाकी का काम अगली क्लास में रखेंगे। ये देखिए अगली एक ये स्लाइड मैंने बोला था, और इस स्लाइड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, देखते हैं। देखिए ऐतिहासिक पूछा जा चुका है कई बार। ऐतिहासिक अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, और इसको हम ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक कहते हैं, लोगों को पता भी होगा। एक है यहाँ पर देखिए एक्ट, क्या है, एक्ट। और एक्ट के साथ साथ आप एक शब्द यहाँ पर और समझ लीजिए, एक शब्द होता है ऐक्य। देखिए जो याद आते जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक शब्द होता है ऐक्य। तो ऐक्य भी शुद्ध होता है और एक्ट भी शुद्ध होता है। एक तो शुद्ध नहीं होता और ना ही ऐक्य शुद्ध होता है। ठीक है, ये दोनों अशुद्ध होते हैं, जबकि ऐक्य और एक्ट ये दोनों सही होते हैं। इनका देखिए अर्थ आपको पता है। एक्ट ये हालांकि इंग्लिश का वर्ड है जिसको हमने हिंदी में ले लिया है। ठीक है, एक्ट जिसको हम आर्टिकल को शॉर्ट में कह देते हैं एक्ट। और ऐक्य जो होता है, ऐक्य का अर्थ क्या होता है, ऐक्य का मीनिंग होता है एकता। ठीक है, ऐक्य का मतलब होता है एकता। आपने एक शब्द सुना होगा, मतैक्य। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वृद्धि संधि जिसमें होती है मतैक्य। तो मतैक्य का अर्थ होता है मतों में एकता। ठीक है, मतैक्य का मतलब है जैसे कई लोग बैठे हुए हैं, एक ज्यूरी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक संगठन है, और उस संगठन ने कोई एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन पर सभी लोगों ने कहा, या उसके अध्यक्ष ने एक डिसीजन लिया, कोई एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव पर सभी लोगों ने क्या बोला, बोले ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ उस वहां पर ये जो डिसीजन था वो यूनानिमस था, यानी कि वहां जो डिसीजन था वो सेम था, सभी लोगों का जो मत था वो एक था, यानी कि मतैक्य हुआ। वहां पर सभी लोगों का मत एक जैसा हुआ, उसको हम कहते हैं मतैक्य। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर ये शब्द आपको रखा हुआ मिल जाता है। वृद्धि संधि में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाला एक वृद्धि संधि से रिलेटिव है, या इसमें कौन सी संधि है, पूछा जाता है। इसके बाद देखिए ऐच्छिक, जनरली आपको पता होगा सभी लोगों को। कुमुदनी ये पूछा जाता है। देखिए कुमुदनी, जब चार शब्द लिखे होते हैं ना तो कंफ्यूजन हो ही जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी है
कि आप सबसे जो आपका सही वाला जो शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कुमुदिनी होता है, थोड़ा सा पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं, कलेज रहती है, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। और लेकिन यहाँ पर अगर आपने इन शब्दों को पढ़ लिया, मैंने कहा पहले भी कि यहाँ पर मैंने आपका एक नंबर दिलाने की नहीं सोची है, या आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि आपके लेखन क्षमता को भी आप थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को रखा गया है। तो देखिए अगला है कारागृह। गृह यहाँ पर वही है जो कारावास वाला गृह होता है, वो कारागृह होगा, तो यानी कि रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला गृह आया। अब देखिए एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां तक कि जब ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आवाज उठती है कि सर ये कार्यवाही तो गलत लग रहा है, ऐसा तो हमने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा। चेक भी करते हैं, गूगल करते हैं उसी समय, लेकिन ये कार्यवाही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समझ लीजिए इस बात को। कार्यवाही यानी कि रा के ऊपर ही रा होता है और कार्यवाही नहीं होता। बहुत से लोग कार्यवाही कहते हैं इस पे कार्यवाही की जाएगी, तो वो कार्यवाही या कार्यवाही ये सब कुछ गलत है। ये वाला कार्यवाही बिल्कुल सही है, जो कि सबसे बेकार लग रहा है कि वास्तव में ये ठीक नहीं है, लेकिन यही शुद्ध है। तो आपको शुद्ध पढ़ना है, क्लास लेनी पड़ेगी अच्छे से। अगर ऐसी हंसते रहोगे पीछे बैठे हुए तो बात नहीं बनेगी, दिक्कत हो जाएगी, फिर मास्टर साहब की याद आएगी। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न गलत हो जाए यहां से। और देखिए मुझे लगता है कि हिंदी में कब तक ऐसा होगा कि उन्हीं गिने चुने 10-20 शब्दों में से, 10-12 शब्दों में से पूछता रहेगा? कब तक ऐसा होगा? 2003, 2013, 2017 कब तक लगातार कवयित्री को पीसीएस में पूछता रहेगा? यार कभी तो बदलेगा, कभी तो कोई एग्जामिनर ऐसा आएगा जो कहेगा क्या हम बार बार कवयित्री को रख रहे हैं, क्या हम बार बार उज्जवल को ही रखते चले आ रहे हैं? कभी तो ऐसा होगा। इतने सारे शब्द हैं, पूरी किताब भरी रहती है, इतने सारे शब्द हैं, बहुत सारे सैकड़ों शब्द किसी भी बुक में मिल जाते हैं, लेकिन पूछे वही लिमिटेड जाते हैं। तो काफ़ी आसान है कि अगर वहीं से पूछे जाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है ये, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर से आता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये कनिष्ठ लिखा हुआ है, कनिष्ठ को आप वरिष्ठ से समझिए। कनिष्ठ का अपोजिट वरिष्ठ होता है, या फिर कनिष्ठ का ज्येष्ठ भी होता है, जिसको हम जनरली जो हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज है जिसमें हम जेठ कह देते हैं। जेठ, जेठ समझते हैं ना, पति का जो भाई होता है बड़ा, उसको जेठ कहा जाता है, लेकिन उसको हम शुद्ध रूप से पढ़ें तो वो ज्येष्ठ होता है, यानी कि बड़ा भाई। ठीक है, तो ज्येष्ठ होता है, तो ज्येष्ठ का ही ये अपोजिट हो गया कनिष्ठ। तो ध्यान रखना है, इसमें टा नहीं ठा होता है, क्योंकि ये ज्येष्ठ का अपोजिट होता है। ठीक है, ज्येष्ठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है, उसी का ये अपोजिट है, तो ये कनिष्ठ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कौवा, देखिए मैं पक्का बोल रहा हूं, अगर आपसे लिखवाया जाए, आपसे 20-30 शब्द में लिखवा लो कुछ इस तरह के, तो आप लोग, बहुत सारे लोग गलतियां करोगे। कौवा ये वाला शुद्ध है, ना कि ये, लेकिन हमें जनरली ये वाला लिखा हुआ मिलता है, किताबों में लिखा मिलता है, तो लेकिन शुद्ध ये वाला है। ठीक है, तो बात शुद्ध वर्तनी की अगर हम करें तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कई बार बहुत सिंपल सा ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगला देखिए, ये है कृत कृत्य। ठीक है, तो इसमें ये वाला कृत्य कृत्य नहीं रहेगा, कृत कृत्य आएगा यहाँ पर, ये भी अच्छा है। कृपया में देखिए पूरा पा आता है, कृपया नहीं होता, कृपया होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्लीज कहते हैं। इसी तरह से देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मिली आपको, कुआं, अगर इन दोनों में से किसी भी तरह का दिया जाए, कुआं दिया जाए या कुआं दिया जाए, इसको हम कुआं पढ़ेंगे, इसको कुआं, इन दोनों में से ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं। चाहे कोई भी एक दे रखा हो वो सही है, दोनों नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा बड़े की मात्रा लगा दी, कुआं बना दिया, तो वो गलत हो गया। ठीक है, दोनों पे छोटू की मात्रा रहेगी। अंक की बिंदी चाहे तो आप आपे लगा दीजिए या फिर आप कापे लगा दीजिए, दोनों ही सही माने जाते हैं। क्षत्रिय, पता नहीं क्यों यहाँ पर लिख दिया गया, काफी सिंपल सा शब्द था, तो इसको हमें अभी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, आप यहाँ पर पहुंचे हैं का, मतलब का वाले अक्षरों पे आप चल रहे हैं, यानी कि आप स्वर से ही आगे बढ़े हैं। आगे व्यंजनों से संबंधित आपको आगे बताए जाएंगे, लेकिन अगली क्लास में। तो जितने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास, ये अगली जो क्लास है वो अगर लेनी है, अगली क्लास आप लेना चाहते हैं, तो आपको स्टोर पे आना पड़ेगा, आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने बहुत अच्छे शब्दों को पढ़ा, लेकिन इससे भी बेहतर शब्दों का कलेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा। धन्यवाद।